बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी प्लांट फिजियोलॉजी 2 क्लास, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी प्लांट फोटोसिंथेसिस में C4 पाथवे। C4 पाथवे को हैचलेस स्लैग पाथवे भी कहा जाता है बिकॉज इट वाज डिवाइज्ड बाय मार्शल डेविडसन हैच एंड चार्ल्स रॉजर स्लैग। ठीक है, जिन्होंने 1966 के अंदर अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बताया कि हमारे पास एक और पाथवे बी C3 के अलावा एक और पाथवे भी एग्जिस्ट करता है जिसमें जो पहले स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं वो 4 कार्बन वाले बनते हैं। ठीक है, तो अब जिन जिन प्लांट्स के अंदर ये पाथवे होता है उनको क्या कहा जाता है, तो C4 पाथवे वाले प्लांट्स को कहा जाता है C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स का नाम दिया जाता है, तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, जिसमें शुगर केन है, वीट है, ठीक है, मेज, ये सारे प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ये C4 पाथवे चलता है। अब C4 पाथवे में होता क्या है, तो हमारे पास जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है। 4 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अब वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट या फिर मेलेट, ठीक है, या फिर एस्पार्टेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पाथवे। और जनरली जो है वो हम कहते हैं कि ऑक्सैलो एसीटेट और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मेलेट के अंदर 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। और C4 जो पाथवे वाले या प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर एज, उनको एक एज ये हासिल होता है कि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती फोटो रेस्पिरेशन? क्योंकि उन्होंने ये पाथवे इसीलिए फॉलो किया हुआ है ताकि वो फोटो रेस्पिरेशन को रेजिस्ट कर सकें। फोटो रेस्पिरेशन जिसमें आपको पता ही है कि जो नॉर्मल मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम मौजूद है दैट हैज़ द एबिलिटी टू ऐड ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड टू ए सबस्ट्रेट RuBP। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है तो नॉर्मल केल्विन साइकिल चलता है, और जब वो ऑक्सीजन ऐड करता है तो उसके रिजल्ट में फोटो रेस्पिरेशन होती है। और फोटो रेस्पिरेशन एक कार्बन कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पहले से फिक्स जो कार्बन होती है प्लांट्स के अंदर वो भी लॉस हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में एनर्जी भी यूटिलाइज हो रही होती है। आल्दो के फोटो रेस्पिरेशन में थोड़ा बहुत केल्विन साइकिल चलता है, लेकिन उसको रेजिस्ट करना चाह रहे होते हैं सारे भी प्लांट्स। तो जितने भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है और लाइट इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो फिर उसको इस इन दोनों जो चीज़ें हैं इनको कैटर करने के लिए वो फिर C4 पाथवे को फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कि C4 पाथवे में होता क्या है, तो C4 पाथवे वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफाइड आप कह सकते हैं स्पेशल एनाटमी होती है, जिसको क्रेन्स एनाटमी का नाम दिया जाता है। क्रेन्स एनाटमी का नाम दिया जाता है जी। ठीक है, अब क्रेन्स एनाटमी में आपको नज़र आ रहा होगा दरमियान में वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम, उसको सराउंड किया हुआ है दो तरह के जो आपके पास फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। एक है आपके जो बंडल शीट सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर रुबिस्को एंजाइम मौजूद होता है, और उनके बाहर मौजूद होते हैं नॉर्मल मीजोफिल सेल्स। ठीक है, इनके अंदर डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं, कि जो बंडल शीट सेल्स हैं जो कि बिल्कुल सराउंड किया हुआ उन्होंने वेस्कुलर बंडल्स को। ठीक है, तो उनके अंदर आपके पास जो बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स होते हैं, लार्जर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, ग्रेना मौजूद नहीं होता है। जबकि नॉर्मल जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर उसी तरह से नॉर्मल मीजोफिल सेल्स के अंदर नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर ग्रेना भी मौजूद होता है और स्टोमा भी मौजूद होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्मॉलर साइज के होते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्रेन्स एनाटमी, और ये डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं इनके अंदर। और इसका मकसद भी क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, कि हम जो बंडल शीट सेल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे मौजूद होगा उसको सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं करते, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करे और नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाता रहे। ठीक है, अब अगर हम चाहे आए अगर इनकी जनरल एनाटमी के अंदर, तो जो आपके बंडल शीट सेल्स हैं और जो मीजोफिल सेल्स हैं बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो यहाँ पे है वो हैं जी प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ताकि एक दूसरे के जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे हो रहा है वो इजीली हो सके। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर हम अपने पाथवे की तरफ आएँ कि ये पाथवे कहाँ से स्टार्ट होगा और ये कैसे कैसे आगे चलता है, तो इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको अगर हम लेके चलना चाहें, तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक
एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। रिएक्शन कुछ यूँ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो इसके रिजल्ट में वैसे तो बाइकार्बोनिक एसिड या H2CO3 बनता है, लेकिन हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस और H पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो HCO3 है वो यहाँ से पहले से मौजूद आपके जो मीजोफिल सेल्स के अंदर पहले से मौजूद फास्फोइनोल पायरोवेट, फास्फोइनोल पायरोवेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोइनोल पायरोवेट, अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरोवेट, जिसके ऊपर सेकंड पोजीशन के ऊपर फास्फेट अटैच है। ये वही वाला फास्फोइनोल पायरोवेट है जो कि ग्लाइकोलिसिस के सेकंड लास्ट स्टेप में बनता है, फास्फोइनोल पायरोवेट, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो ये वही वाली चीज़ है जो कि 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड से बनता है, तो फास्फोइनोल पायरोवेट। ठीक है, इसके ऊपर हम बाइकार्बोनेट को ऐड करते हैं यूजिंग द एंजाइम पेप्को। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मीजोफिल सेल्स के अंदर पेप्को एंजाइम मौजूद होता है, जिसके अंदर एबिलिटी ही क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सबस्ट्रेट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो इनिशियल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऐड होगी यूजिंग एंजाइम फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, या जिसको हम पेप्को का नाम देते हैं। तो ये पेप्को एंजाइम यहाँ पे अपना काम करेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ऐड कर देगा अपने प्राइमरी सबस्ट्रेट फास्फेनोल पायरोवेट के ऊपर, और इसके रिजल्ट में हमारे पास पहला 4 कार्बन का कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट, 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर इसके ऊपर यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप होता है। हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन के स्टेप से मुराद ये है कि NADPH को कन्वर्ट किया जाता है NADP के अंदर। ठीक है, और हाइड्रोजन को इस मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे ऐड हुए हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये हाइड्रोजन एटम, दूसरा ये हाइड्रोजन एटम। तो उसके रिजल्ट में बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज टर्म्ड एज मैलेट, दैट इज टर्म्ड एज मैलेट। ठीक है, तो अब ये मैलेट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू द बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, और वहाँ पर फिर यूजिंग अनदर एंजाइम, और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो एंजाइम है उसका नाम है मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, वही वाला जो काम कर रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन हो रहा है तो डीहाइड्रोजिनेज काम। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम मौजूद होता है जिसको कहा जाता है मैलिक NADP, मैलिक NADP एंजाइम। ठीक है, जिसका काम क्या है कि वो यहाँ से इस मैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है और हाइड्रोजन एटम्स को भी रिमूव करता है। हाइड्रोजन एटम्स को या हाइड्राइड आइन जिसको हम कह सकते हैं उसको ऐड कर देता है NADP के ऊपर, वो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाती है और एक और मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको कहा जाता है पायरोवेट, जिसको क्या कहा जाता है, पायरोवेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमने कंसंट्रेट कर दिया है बंडल शीथ सेल्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू रुबिस्को। अब ये रुबिस्को के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी और वो नॉर्मल केल्विन साइकिल चलाएगा, और नॉर्मल केल्विन साइकिल के रिजल्ट में वो ट्रायोस फास्फेट्स बनाएगा। फिर ट्रायोस फास्फेट डिपेंड करता है प्लांट्स की नीड्स के ऊपर, वो या तो स्टार्च में कन्वर्ट होगा, या फिर वो सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट होगा, या फिर वो पेंटोस फास्फेट्स के अंदर कन्वर्ट होगा, और फिर वो आगे वहाँ से लिपिड्स बन सकते हैं, उससे न्यूक्लिक एसिड्स बन सकते हैं, उससे प्रोटीन्स बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ उससे प्लांट्स जो है वो बना सकते हैं ट्रायोस फास्फेट्स को ही यूज़ करके। और ये जो पायरोवेट है फिर ये यहाँ से दोबारा से मूव कर जाता है हमारे पास मीजोफिल सेल्स के अंदर, और ये फिर कन्वर्ट होता है फास्फेनोल पायरोवेट के अंदर। पायरोवेट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू फास्फेनोल पायरोवेट यूजिंग द एंजाइम दैट इज टर्म्ड एज, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, पायरोवेट फास्फेट डाइकाइनेज, डाइकाइनेज। ठीक है, तो ये वो वाला एंजाइम है जो कि ये वाला रिएक्शन कर रहा है। मैं यहाँ पे एलेबोरेट कर देता हूँ आपके सामने कि हम पायरोवेट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर। एंजाइम है पायरोवेट फास्फेट डाइकाइनेज। ठीक है, अब वो काम कैसे करेगा, तो वो काम कुछ ऐसे करता है कि वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करता है। ठीक है, अब 3 फास्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर, एक फास्फेट इसके अंदर, तो 4 फास्फेट होने चाहिए, लेकिन रिजल्टिंग जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से बन जाता है कि हमारे पास एक बन जाता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट और
पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो हमारे पास मोनोफॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट के अंदर दो फॉस्फेट, तो ये तो हो गए तीन फॉस्फेट हमारे पास टोटल, यहाँ पे तो चार फॉस्फेट थे। तो जो चौथा फॉस्फेट है वो ऐड हो जाएगा हमारे पास फास्फो पायरोवेट के ऊपर, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा फास्फेनोल पायरोवेट के ऊपर अंदर, ठीक है। और अब यहाँ से फिर आगे ये जो ए एम पी है, हम इसको इधर ले आते हैं और इन दोनों को भी इधर ले आते हैं, ठीक है, पायरोफॉस्फेट को भी। ए एम पी या मोनोफॉस्फेट ये एक और एटीपी के साथ रिएक्ट करता है, एक और एटीपी के साथ रिएक्ट करता है। तो ये मोनोफॉस्फेट का और ये जो ट्राईफॉस्फेट है, इनका यूजिंग डिफरेंट एंजाइम, ये दोनों एक दूसरे के साथ जब ये वाला जो डाइकाइनेज वाला एंजाइम है, उसी के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी। टोटल चार हो जाएंगे, एक मोनोफॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट के अंदर तीन, तो टोटल चार। तो यहाँ पे भी डाईफॉस्फेट में दो मल्टीप्लाई बाय दो, चार हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो पायरोफॉस्फेट है, तो इसको यूजिंग पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू टू इनऑर्गेनिक फास्फेट्स, टू इनऑर्गेनिक फास्फेट्स, ठीक है। और फिर आपको पता ही है कि लाइट रिएक्शन में, जो आपका लाइट रिएक्शन है, उसमें ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर दोबारा से एटीपी बना देंगी। और कितने एटीपी बना देंगी? दो एटीपी। लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये जो आपके पास ये जो कंसंट्रेशन हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बंडल सेल्स के अंदर, तो ये एनर्जी कास्ट होता है इसका। और उसका एनर्जी कास्ट क्या है कि हमारे पास दो एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, इन जनरल। अब आप देख सकते हो कि एक एटीपी यहाँ पे इनिशियली और दूसरा एटीपी यहाँ पे, ये दूसरे वाला, तो दो एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट में दो एडीपी बन रहे हैं और हमारे पास दोबारा से ये पाथवे चलेगा। तो हमने जो डिस्कशन की है वो है C4 पाथवे के बारे में। और वो ये है कि हमारे पास C4 पाथवे को हैशटैग पाथवे का भी नाम दिया जाता है, डिपेंडिंग उनके डिस्कवरर्स के ऊपर, जिन्होंने 1966 के अंदर इस पाथवे को डिवाइस किया, कि कुछ मालिक्यूल्स या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पहला स्टेबल कंपाउंड जो है वो चार कार्बन वाला बनता है, मैलेट या एस्पार्टेट की फॉर्म में, ठीक है। और इस वजह से इनको C4 पाथवे का नाम दिया जाता है, स्टेबल मालिक्यूल के फॉर्म के ऊपर। और इनमें जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्रैंज एनाटमी होती है कि वेस्कुलर बंडल को एक सेल टाइप ऑफ सेल ने सराउंड किया होता है, जिनको बंडल सेल्स कहा जाता है, जिसमें जो एंजाइम मौजूद होता है वो नॉर्मल रुबिस्को एंजाइम होता है। और हमारा मकसद ये होता है कि हम फोटो रेस्पिरेशन को कम करके, जितना भी काम करना चाहें, कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो और लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो स्टोमेटा क्लोज होने की रिजल्ट में भी हमारे पास कभी भी रुबिस्को को ऑक्सीजन ना मिले। हम ऑक्सीजन को रुबिस्को को नहीं देना चाह रहे, क्योंकि ऑक्सीजन वाला जो रिएक्शन है वो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स के अंदर होगा और वहीं से वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुबरीन भी मौजूद होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इधर नहीं आने देती। तो उसके बाद मेसोफिल सेल्स होते हैं जिनमें नॉर्मल फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ और सिर्फ ऐड करने की इस एंजाइम के अंदर एबिलिटी है, ठीक है। तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू, फिर हम यहाँ पे प्राइमरी सबस्ट्रेट फास्फेनोल पायरुवेट के ऊपर इस एंजाइम इस मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं पेप्को के थ्रू, ठीक है। तो वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ऑक्सैलो एसीटेट की फिर हम डीहाइड्रोजनेशन कर देते हैं, तो वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैलिक एंजाइम के थ्रू ये फिर यहाँ पे बंडल शीट सेल में प्लाज्मास्मेटा के थ्रू आ जाएगा, और फिर मैलिक एंजाइम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और इससे हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे जो कि NADPH बना देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर नॉर्मल कैल्विन साइकिल चलाएगी रोबेस्को एंजाइम के थ्रू, और हमारे पास पायरोवेट बन जाएगा। और ये पायरोवेट फिर पायरोवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम के थ्रू दो ATP को यूज़ करके दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा फास्फाइनोल पायरोवेट के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी C4 पाथवे। आई होप कि ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।